गाइस आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस का एक नया चैप्टर एरिया अंडर कर्व्स। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया अंडर कर्व्स। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका चैप्टर है एरिया अंडर कर्व्स। और जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट definite integral from a to b fx dx is equal to area bounded by curves x is equal to a, x is equal to b, y is equal to fx and x axis। ऐसा हमने पढ़ा था किसमें? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था कि ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या करता है? ये चार कर्व से बाउंडेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और चार कर्व कौन कौन से होते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। इन चारों कर्व से बाउंडेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे देखिए यहां पर मान लीजिए कि आपके पास ये सेट ऑफ एक्सिस है और यहां पर मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो है ग्राफ है। ये मान लीजिए कि x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक डिफाइंड है। तो आप देखेंगे यहां पर चार कर्व्स है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस। इन चारों से ये एरिया आपका, ये जो एरिया है आपका बाउंड होता है। इसी एरिया को जो है डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी जो है एफ एक्स डी एक्स जो है रिप्रेजेंट करता है इस चारों कर्व से बाउंडेड एरिया को। क्लियर है? इतना हम जानते हैं। और ये हमने पढ़ा था डेफिनिट इंटीग्रल्स में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इस एरिया का भी साइन होता है, चिन्ह होता है ना। तो चिन्ह कब क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। देखिए अब हम लोग, हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका साइन ऑफ एरिया साइन ऑफ, ऐसा लिखिए, साइन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, है ना। कर्व से जो एरिया बाइंड होता है उसका चिन्ह क्या होगा? तो देखिए पहला नोट आप लिख लीजिए, द एरिया above the x axis, the area above the x axis is, the area above the x axis is taken as पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए, द एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव। एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया क्या होगा? नेगेटिव होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, द एरिया राइट टू द वाई एक्सिस, द एरिया राइट टू द वाई एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड फोर्थ नंबर में है द एरिया left to the y axis is taken as negative। ठीक है, ये चार पॉइंट है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है इन चारों पॉइंट्स को। एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होगा वो आपका पॉजिटिव लेते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे के एरिया को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं,
वाई एक्सिस के राइट साइड में जो एरिया बनेगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो एरिया बनेगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? तो यहां पर हमने एरिया अंडर कर्व्स में दो बातें बताई। एक तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो हमने कि पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, वो क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है, ये चार कर्व x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस से बाउंडेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने बताया इसके बाद कि ये जो एरिया है सिचुएशन के अनुसार इसका जो चिन्ह होता है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। और वो चिन्ह क्या हो सकता है, चार डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं। पहला, ये एरिया अगर x एक्सिस के ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर यही एरिया x एक्सिस के नीचे होता तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते। अगर ये एरिया y एक्सिस के राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा, है ना। तो इन चारों सिचुएशन को हम लोग चार डिफरेंट फिगर से अभी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो पहले इसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर हम लोग चारों सिचुएशन और उसके साथ एरिया का साइन हम देखेंगे, है ना। तो लिखिए जरा इसको, ठीक है बच्चा। चलो अब हम चार डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे जिसमें एरिया का साइन पॉजिटिव नेगेटिव हम देखेंगे, है ना। तो चलिए देखिए आप, पहला सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 1 S1, है ना। और ये जो आपका पहला सिचुएशन है, देखिए जरा, मान लीजिए कि आपके पास जो फंक्शन है ये है आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स और यहां पर आपका x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो यहां पर जो एरिया ये बाउंड कर रहा है, ये एरिया आप देखेंगे x एक्सिस के ऊपर है ना। तो ये जो एरिया है आपका S1 जो है, मतलब सिचुएशन 1, यहां पर जो एरिया है वो आपका पॉजिटिव होगा। मतलब आप लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां पर ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव एरिया होगा। मतलब ए को हमने पॉजिटिव ले लिया। क्लियर? चलिए अगला देखिए S2 में। आप देखिए सिचुएशन 2 में, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये सेट ऑफ एक्सिस है x और y एक्सिस और यहां पर कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये जो फंक्शन है डिफाइंड है x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक। तो यहां जो एरिया होगा आपका, ये x एक्सिस के जो नीचे एरिया दिख रहा है इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मतलब यहां पर लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। समझे? चलिए अगले सिचुएशन की बात करें, S3 की बात करते हैं, है ना। सिचुएशन 3 देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है और यहां पर कोई कर्व है x इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। अब जो है वेरिएबल चेंज हो गया, है ना। अब यहां पर देखिए इन दोनों सिचुएशन में x वेरी करता था a से b तक, अब यहां पर y वेरी करेगा y इज इक्वल टू a से लेकर y इज इक्वल टू b तक। देख रहे हैं? तो ये जो एरिया आपका बनेगा ये y एक्सिस के दाहिनी तरफ है ना। तो ये एरिया आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यहां पर हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, अब यहां पर हो जाएगा एफ वाई डी वाई और ये एरिया जो है अब आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सिचुएशन है S4, देखो S4 जो है, मान लीजिए कि आपके पास सेट ऑफ एक्सिस है, यहां पर ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया और यहां पर कर्व है आपका और ये कर्व है आपका x इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। और ये वेरी करता है y इज इक्वल टू ए से लेकर y इज इक्वल टू बी तक। तो यहां पर जो एरिया ये बनता है आपका, ये एरिया जो होगा y एक्सिस का लेफ्ट साइड में है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आपका। डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो मान हो जाएगा अब माइनस ए हो जाएगा। समझे? तो ये चार पर्टिकुलर जो था सिचुएशन था। इसके अलावा कंबाइंड सिचुएशन भी होते हैं, जैसे
आप देख सकते हैं S5 को देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस प्रकार से आपके पास एक सेट ऑफ एक्सिस है ना, सेट ऑफ एक्सिस है इस प्रकार से, और मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है जिसका कर्व इस प्रकार से है। देखो यहां पर x इज इक्वल टू ए है, ये जहां x एक्सिस को काटता है ये आपका c हो गया, और यहां पर आपका x इज इक्वल टू b हो गया। यहां पर दो एरिया आपका बाउंड होता है, एक हो गया A1 और दूसरा हो गया A2, ये दो एरिया है। अब देखिए इन दोनों एरिया को हम कंबाइंड रूप से कैसे दिखा सकते हैं, देखो एक है x एक्सिस के ऊपर और एक है x एक्सिस के नीचे। जो x एक्सिस से ऊपर है वो आपका पॉजिटिव होगा, जो x एक्सिस से नीचे है वो आपका नेगेटिव होगा। तो हम यहां पर दिखा सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx, इसको ऐसा लिख सकते हैं a1 पॉजिटिव होगा और माइनस हो जाएगा a2, समझे इस प्रकार से। या फिर इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, a1 को लिख सकते हैं a से c तक वैरी करता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम a टू c fx dx, और माइनस यहाँ ये दूसरा a2 एरिया जो है c टू b है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम c टू b fx dx, है ना। और ये वाला आपका a2 है और ये आपका a1 है, क्लियर है ना। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से S6 देखिए, S6 में यहां पर फिगर बनाता हूं, देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास सेट ऑफ एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, और मान लो कि आपके पास इस प्रकार से कोई फंक्शन है ना, और ये फंक्शन जो है आपका y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b तक वेरी करता है। तो यहाँ पर दो एरिया यहाँ भी बनता है, एक हो गया a1 दूसरा हो गया a2, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर y एक्सिस के राइट साइड में जो एरिया है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो एरिया है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। और जहां पर y एक्सिस को क्रॉस करता है उस पॉइंट को हमने c मान दिया। तो इस सिचुएशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx को हम लिख सकते हैं क्या, a1 पॉजिटिव है तो a1 और a2 क्या है नेगेटिव, तो a1 माइनस a2, और इसी को हम दिखा सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और ये जो फंक्शन है आपका यहाँ चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू fy हो जाएगा, और ये फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू fx हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर सिचुएशन के अनुसार अब हम लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b a टू c, पहले a से c तक जाएगा, और यहां पर हो जाएगा fy dy, और माइनस सेकेंड वाला सॉरी ये आपका माइनस हो जाएगा a2, और ये वाला a1 आपका प्लस हो जाएगा, तो a टू b हो गया, और यहां पर fy dy हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार से हम लोग 6 डिफरेंट सिचुएशन देखा कि किस स्थिति में एरिया पॉजिटिव होगा और किस स्थिति में एरिया नेगेटिव होगा, क्लियर हो गया। साइन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स क्लियर हो गया बच्चा। अब हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे, है ना, सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया के बारे में और डबल कर्व से बाउंडेड एरिया के बारे में, क्लियर है। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना, ये 6 के 6 सिचुएशंस को आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया का डिफरेंट केसेस देखेंगे और 2 कर्व से बाउंडेड एरिया का डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे। लिखिए। तो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग। अब अगला जो टॉपिक हो जाएगा अपना एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स। एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स, बाउंडेड बाई सिंगल कर्व, है ना। एरिया बाउंडेड बाई सिंगल कर्व, यहां पर लिखेंगे सिंगल कर्व, एरिया बाउंडेड बाई सिंगल कर्व। सिंगल कर्व का मतलब है एक फंक्शन दिया रहेगा, बाकी x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक डिफाइंड होगा और x एक्सिस भी उसके साथ होगा, समझे। तो यहां पर हम लोग केसेस देखेंगे। देखिए केस 1 में यहां पर मान लीजिए कि आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, सिंगल एक कर्व है, और ये डिफाइंड है x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक। तो एरिया कौन सा बाउंड होगा, ये वाला होगा ना।
एरिया बाउंड होगा ये वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर ये हो जाएगा एरिया जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव एरिया होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। ये सिचुएशंस आपको मिलेंगे कब, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आप समझ जाएं कि किस एरिया को किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रल का कैसे एप्लीकेशन करेंगे, तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, समझे। एरिया में कुछ है ही नहीं। चलिए दूसरा केस देखते हैं। इसमें केस दूसरा है, अगर आपका जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के नीचे बनता है ना। देखिए मान लीजिए कि यहां पर कोई कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये भी आपका x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो यहां पर जो एरिया ये बना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो एरिया का वैल्यू होगा ये हो जाएगा माइनस। माइनस इसलिए क्योंकि अभी हमने डिफरेंट सिचुएशन पढ़ा ना, माइनस इसलिए कि ये जो एरिया है एक्स एक्सिस के नीचे है, तो माइनस हो जाएगा। और कहां से कहां तक डिफाइंड है, ए से बी तक, तो फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिखेंगे इसको। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस देखिए आप, केस 3 देखिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास कर्व कुछ इस प्रकार से है, अगर मान लीजिए कि कर्व कुछ इस प्रकार से है ऐसा, तो यहां पर दो एरिया आपका बनेगा। देखिए एक तो यहां पर हो गया x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक ये डिफाइंड है ना। तो दो एरिया बना, एक यहां पर a1 और यहां पर बना a2। ये जो दो एरिया है यहां पर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का कैसे एप्लीकेशन करेंगे, तो यहां जो एरिया होगा आपका उसको लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, और कितना हो जाएगा आपका a1। मान लीजिए कि यहां पर c है तो a टू c लिखेंगे आप, और a1 ये जो एरिया है आप पहले ऐसे लिख दीजिए a इज इक्वल टू a1 माइनस a2, समझे। a1 माइनस a2 इसलिए कि जो एरिया है दोनों एरिया वो होगा a1 माइनस a2, और इसलिए माइनस a1 माइनस a2 होगा क्योंकि a2 जो है एक्स एक्सिस के नीचे है और a1 आपका कहां है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्लियर है ना। तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू a1 माइनस a2, और इसको जब डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, मतलब एरिया इज इक्वल टू फ्रॉम a टू c। a1 का जो रेंज है आपका यहां से यहां तक कर्व जो है a से c तक, एक्स एक्सिस के ऊपर कहां से कहां तक वेरी करता है, a से c तक। तो लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू c, और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। यहां पर जो फंक्शन है ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। और माइनस हो जाएगा a2 के लिए, a2 के लिए कितना लिखेंगे, c टू b, है ना। तो c टू b हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी कर्व को थोड़ा उलट दें आप, तो देखिए अगला केस बन जाएगा केस नंबर 4। और ये केस नंबर 4 कैसा हो जाएगा, अब आपका ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन है। अगर मान लीजिए कि अब आपका जो कर्व है इस तरह से डिफाइंड है, तो और ये डिफाइंड है फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू b तक डिफाइंड है ना। जहां पर x एक्सिस को क्रॉस करता है उसको c मान लें, तो यहां भी दो एरिया बनता है a1 a2, है ना। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a1 जो है आपका x एक्सिस से नीचे है और a2 जो है आपका x एक्सिस के ऊपर है, तो a1 नेगेटिव हो जाएगा, a2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर जो टोटल एरिया a होगा हो जाएगा माइनस a1 प्लस a2। क्लियर। चलिए अब इसको डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, देखिए a1 कहां से कहां तक वेरी करता है, a1 में जो कर्व है ये भी कर्व आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और ये कहां से कहां तक वेरी करता है आपका, देखिए a से c तक a1 के लिए, तो माइनस हो जाएगा a टू c एफ एक्स डी एक्स, और फिर प्लस हो जाएगा a2 के लिए, देखिए c टू b वेरी करता है, तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम c टू b एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट सिचुएशन हो गए। इसमें और भी सिचुएशन है सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया के लिए। पहले आप इसको लिखिए, फिर हम आगे के सिचुएशन का चर्चा करेंगे कैसे का। लिखिए जरा। तो गाइस चलिए आगे के सिचुएशन, आगे के केसेस की चर्चा करते हैं।
अब 4 केसेज पढ़ा था, अब 5वां केस देखिए, केस 5। केस 5 में मान लीजिए कि आपके पास सेट ऑफ एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपके पास यहां पर कोई कर्व है देखिए, और ये जो कर्व है आपका y इज इक्वल टू ए से लेकर y इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला है ना। तो यहां पर इस एरिया को हम कैसे दिखा सकते हैं, यहां पर जो एरिया होगा देयरफॉर ये जो एरिया होगा y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो इसको लिखेंगे माइनस, और हो जाएगा फ्रॉम a टू b, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, और यहां पर ये फंक्शन हो जाएगा x इज इक्वल टू एफ वाई। अब जो है फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो गया है, तो अब हो जाएगा यहां पर एफ वाई डी वाई। क्लियर है। चलिए अगला सिचुएशन देखिए, सिचुएशन नंबर 6, और 6 में है, मान लीजिए कि आपके पास ये सेट ऑफ एक्सिस है। क्लियर है बच्चा, और आपका कर्व इस तरफ है ना, ये है x इज इक्वल टू एफ वाई कर्व है आपका, और ये डिफाइंड है y इज इक्वल टू ए से लेकर y इज इक्वल टू बी तक। तो यहां पर जो एरिया बाउंड होगा ये वाला, जो मैंने यहाँ मैं कलर कर रहा हूं जिस एरिया को, ये वाला एरिया बाउंड होगा। तो इस केस में जो आपका एरिया होगा वो हो जाएगा, ये देखिए y एक्सिस के राइट साइड में है, तो एरिया पॉजिटिव होगा। तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ वाई डी वाई। क्लियर है। चलिए सिचुएशन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिचुएशन नंबर 7 को, मतलब केस 7, और केस 7 हो जाएगा आपका, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास कर्व कुछ इस प्रकार से हो, देखिए मान लीजिए कि ऐसा हो, अगर आपके पास कोई कर्व इस प्रकार से हो, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, और इस तरह से कोई कर्व हो आपका इस तरह से, तो देखिए ये भी आपका, ये जो फंक्शन है ये है आपका x इज इक्वल टू एफ वाई, और ये डिफाइंड है फ्रॉम y इज इक्वल टू ए से लेकर y इज इक्वल टू बी तक, है ना। तो यहां पर दो एरिया बना, आपका a1 हो गया ये वाला, और a2 हो गया ये वाला। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों एरिया है, एक एरिया आपका y एक्सिस के दाहिनी तरफ है, और एक एरिया आपका y एक्सिस के बाईं तरफ है, और यहां जहां पर y एक्सिस को क्रॉस करता है वो मान लीजिए कि पॉइंट C है। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया होगा A, वो हो जाएगा A1 माइनस A2। A1 पॉजिटिव होगा क्योंकि y एक्सिस के दाहिनी तरफ है, और A2 नेगेटिव होगा क्योंकि y एक्सिस के बाईं तरफ है। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया A इज इक्वल टू हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम A टू B एफ वाई डी वाई, और माइनस A टू C होगा। देखिए पहले आप नेगेटिव वाला को लीजिए, यहां से वेरी कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा A टू C, और ये हो जाएगा एफ वाई डी वाई, और प्लस हो जाएगा A1 जो है आपका पॉजिटिव है, तो लिखेंगे ये C टू B जाता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम C टू B एफ वाई डी वाई, ये हो जाएगा आपका। इस केस में एरिया आपका ये वाला हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला केस देखते हैं, केस 8। केस 8 देखो, अब देखिए इसी कर्व को हम थोड़ा शेप चेंज कर देंगे। देखिए जरा, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब जो है इस तरह का, अगर मान लीजिए कि ये कर्व इस तरह से है, और यहां पर आपका x इज इक्वल y इज इक्वल टू a से लेकर y इज इक्वल टू b तक डिफाइंड है, जहां पर y एक्सिस को काटता है मान लीजिए कि c है। तो यहां भी दो आपके पास दो एरिया बन गया, एक हो गया आपका A1, है ना, और दूसरा हो गया A2। क्लियर है। चलिए तो यहां पर जो टोटल एरिया होगा वो हो जाएगा A1 माइनस A2, और इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन करके लिखे हैं, तो लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू, और यहां हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम A टू C, और ये जो फंक्शन है आपका x इज इक्वल टू एफ वाई है, तो ये हो जाएगा एफ वाई डी वाई, और फिर माइनस A2 के लिए, A2 जो कि लेफ्ट में है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा C टू B,
इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ वाई डी वाई। क्लियर है? तो ये जो 8 सिचुएशंस आपने देखे, ये सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया है ना। सिंगल कर्व के साथ x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस और y एक्सिस ये इन्वॉल्व होगा, समझे ना, है ना। अगर x एक्सिस के केस में लेते हैं तो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस, इन चारों कर्व से बना हुआ एरिया का 4 केसेस था। और फिर जो था आपका, अगर y एक्सिस इन्वॉल्व है तो y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी, है ना, x इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन हो गया, और y एक्सिस, इससे बने हुए 4 केसेस थे। और इन 8 केसेस में आपने देखा किस तरह से हम लोग एरिया निकालने में डेफिनेट इंटीग्रल का जो है एप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो ये था आपका सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया, समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 कर्व से बाउंडेड एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है ना, और उसके लिए क्या क्या डिफरेंट सिचुएशन होता है, ठीक है, और उन केसेस में हम लोग किस प्रकार से डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो लिखिए पहले इसको। तो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। देखिए अगला टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, ठीक है ना। इसके पीछे हमने सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया को देखा, अब हम लोग 2 कर्व से बाउंडेड एरिया को देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग ले लेते हैं केस 1, और केस 1 में हो जाएगा आपका, देखिए मान लीजिए कि आपके पास 2 कर्व है और ये कुछ इस प्रकार से एरिया बाउंड करते हैं। मान लीजिए कर्व आपका ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक दूसरा कर्व है ये है आपका y इज इक्वल टू जी एक्स। ये 2 कर्व है, और ये दोनों कर्व जो है आपका x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक एरिया बाउंड करते हैं, समझे ना। मतलब ये दोनों कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स, ये जो दोनों कर्व है x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो इन दोनों में जो एरिया बाउंड होगा ये वाला एरिया बाउंड होगा, है ना। तो इस एरिया को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो देखिए ये जो एरिया है आपका ये हो जाएगा कितना, डेफिनेट इंटीग्रल, और कहां से कहां तक दोनों कर्व डिफाइंड है, ए टू बी तक, तो डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, और एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स ऐसा लिखेंगे, है ना। देखिए कैसे, एफ एक्स से जो एरिया बाउंड होगा उसमें से जी एक्स वाले बाउंडेड एरिया को घटा लेंगे तो बीच वाला एरिया निकल जाएगा, समझे। तो ये हो जाएगा आपका, इस केस में जो आपको फिगर में सिचुएशन दिख रहा है, इस केस में इन 2 कर्व से बाउंडेड एरिया हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। क्लियर है? चलिए अब केस दूसरा देखते हैं, केस 2। और केस 2 में आप देखिए, मान लीजिए कि ऐसा हो आपके पास एक कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो और दूसरा कर्व जो है एक्स एक्सिस के नीचे हो। ऐसा मान लीजिए कि ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, और मान लीजिए कि ये आपका y इज इक्वल टू जी एक्स जो है एक्स एक्सिस के नीचे है। और ये दोनों कर्व जो है x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो ये एरिया पूरा एरिया बाउंड होगा, है ना। ये जो पूरा है एरिया, ये पूरा एरिया बाउंड होगा। ये जो एरिया है आपका, अब ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर वाला कर्व से बाउंडेड एरिया और माइनस नीचे वाला कर्व से बाउंडेड एरिया, क्योंकि नीचे वाला एरिया जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो कंबाइंड रूप से इसको लिखते हैं इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो तो क्या होगा। देखिए केस तीसरा, देखिए केस 3, अगर दोनों कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो तो क्या होगा। देखिए यहां पर इस तरह से एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो गया। मान लीजिए कि ये वाला कर्व आपका y इज इक्वल टू जी एक्स है, और ये वाला कर्व आपका जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। और ये कर्व है x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू, दोनों कर्व x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो एरिया कौन सा होगा, दोनों से बाउंडेड ये वाला। और इस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चा, फॉर्मूला फिर से देखिए, यहां ध्यान देना है
कि जब एक्स एक्सिस के नीचे हो गया तो हमने एफ एक्स को ये ऊपर वाला कर्व लिया है और जी एक्स को नीचे वाला कर्व लिया है ना। इसी जैसा कि इस सिचुएशन में था, देखो यहां भी जब एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऊपर वाला कर्व एफ एक्स और नीचे वाला कर्व जी एक्स सेम ही रखा है हमने। जब एरिया नीचे हो गया तो भी देखो ये जो एफ एक्स है ये ऊपर वाला कर्व है और जी एक्स क्या है, नीचे वाला कर्व है। तो इस केस में भी जो एरिया होगा ये वाला, ये एरिया वही होगा, क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, और आप इसको तोड़ के भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिए वाई एक्स एक्सिस के नीचे तो वाई नेगेटिव होगा, मतलब एरिया नेगेटिव होगा, तो एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा नेगेटिव होगा, है ना। मतलब जितना बड़ा होगा उतना ही नेगेटिव होगा, मतलब उसका मान उतना ही कम होगा। तो आप देखिए ये जी एक्स से y इज इक्वल टू जी एक्स से जो एरिया बाउंड होगा, इसका जो मान होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स से बाउंडेड एरिया से छोटा होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग देखो इस एरिया में से gx में से घटाएंगे fx को, है ना, तो ये हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। अगर हम ऐसा लिखें तो लिख सकते हैं माइनस जी एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ए टू बी, है ना, और फिर माइनस, और फिर इसको घटाएंगे तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, समझ गए। और इसको कंबाइन करेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ए टू बी डी एक्स हो जाएगा ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो केस है कि अगर आपका जो है केस नंबर 4, केस 4 देखिए, और केस 4 में अगर सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो, देखिएगा जरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। अगर मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और एक कर्व और है ये वाला y इज इक्वल टू जी एक्स, है ना, और ये भी आपका x इज इक्वल टू ए से, यहां पर x इज इक्वल टू ए से, और यहां पर ये x इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो ये टोटल एरिया ये वाला होगा, यही वाला एरिया होगा। इस केस में ये जो एरिया है आपका, इसका मान भी क्या हो जाएगा, देखो ऊपर एफ एक्स है नीचे जी एक्स है, तो फिर से एरिया आपका वही हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। क्लियर है। चलिए तो ये आपका 4 सिचुएशन हो गया, है ना, 4 डिफरेंट सिचुएशन है, और इन चारों डिफरेंट सिचुएशन में 4 केसेज आपके बनते हैं, और चारों केस में आप एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो कुछ इस तरह के एरिया दिखाई देंगे आपको, है ना, या इससे डिफरेंट भी दिखाई देगा, तो कॉन्सेप्ट आपको सेम अप्लाई करना है। क्लियर है। चलिए इनको लिखिए, इन चारों केसेस को। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे के केसेस। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स में 4 केसेस का स्टडी हमने कर लिया है। अब बाकी के और केसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर केस नंबर 5। अभी तक आपने इन चारों केसेस में क्या देखा कि उसमें एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है। अब आगे हम लोग वाई एक्सिस को इन्वॉल्व करेंगे दोनों कर्व के साथ। ठीक है, तो देखिए पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 कर्व है इस तरह से, ये वाला एफ एक्स है और इधर वाला आपका जी एक्स है। ये डिफाइंड है y इज इक्वल टू ए से लेकर y इज इक्वल टू बी तक। तो एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा ना, सॉरी ये एफ एक्स नहीं करिए, अब एफ वाई, यहाँ पर अब एक्सिस चेंज हो गया तो एफ वाई जी वाई हो जाएगा। क्लियर है। और ये वाला एरिया दोनों से बना, इस एरिया को हम लोग लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, और हो जाएगा एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई। क्लियर है। एक्सिस चेंज हो गया तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। वहां x वेरी कर रहा था, यहाँ पर y वेरी कर रहा है, ठीक है ना। वहां x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, यहाँ आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, चलिए तो पहला सिचुएशन समझ गया, मतलब 5वां सिचुएशन। छठा केस देखिए, केस नंबर 6। और केस नंबर 6 में कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। देखिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। मान लीजिए कि इस तरफ है आपका एक कर्व एफ वाई
और इस तरफ है एक कर्व आपका जी वाई, है ना, और ये दोनों जो है डिफाइंड है y इज इक्वल टू ए से लेकर y इज इक्वल टू बी तक, तो आपका जो एरिया बनेगा ये पूरा कंप्लीट एरिया बनेगा ना। देखो फंक्शन को जो दोनों कर्व है उसको हमने सेम ही रखा है, राइट में एफ वाई और लेफ्ट में जी वाई, यहां भी वही था। ये सिचुएशन सब जगह मेंटेन करना है आपको, है ना, तभी आप फॉर्मूला सही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा एरिया हुआ, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, एरिया जो होगा हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, ठीक है, ये एरिया होगा इस केस में। बात आ रही समझ में। चलिए अगला केस देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये दोनों कर्व जो है, यहां पर कर्व एक था वाई एक्सिस के दाहिनी तरफ, एक था बाईं तरफ। अगर मान लीजिए कि ये दोनों कर्व बाईं तरफ हो जाए तो क्या होगा, अगला केस देखिए, केस नंबर 7। और 7 में देखिए मान लीजिए कि अब आपका इस तरह का केस हो जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लो कि ये है आपका दो कर्व है आपका, ये है आपका एफ वाई और ये है आपका जी वाई, है ना। तो यहां पर सिचुएशन देख लीजिए, हमने सिचुएशन सेम ही रखा है। आप देखिए यहां भी हमने लिया है ना, एफ वाई को राइट साइड में और जी वाई को लेफ्ट साइड में। यहां भी सेम ही सिचुएशन है, एफ वाई को राइट साइड में, जी वाई को लेफ्ट साइड में। और ये जो है आपका y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो देखेंगे एफ वाई जी वाई से जो बाउंडेड एरिया होगा ये वाला एरिया होगा, और इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो यहां पर जो एरिया हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई। क्लियर है बच्चा। तो ये आपका एरिया हो गया केस नंबर 7 में। इस प्रकार से आप एरिया निकाल सकते हैं। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है आपका, ये लास्ट केस है, एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व का 8वां केस, है ना। और इसमें ऐसा हो सकता है सिचुएशन, देखिए जरा, कि दोनों कर्व जो है दोनों तरफ हो, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दाहिनी तरफ भी हो और जो है वाई एक्सिस के बाईं तरफ भी हो। मान लीजिए कि इस तरह का कोई कर्व हो जाए आपका, इस तरह का और इस तरह का कोई कर्व हो जाए, ठीक है ना। यहां पर दाहिने साइड वाला कर्व को एफ वाई लेना है, बाईं साइड वाला कर्व को जी वाई लेना है, ठीक है। और ये जो है आपका y इज इक्वल टू ए से लेकर y इज इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। तो एरिया आपका दोनों कर्व से बाउंडेड जो एरिया है ये वाला एरिया बनेगा ना। इस एरिया को जो है अब हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चा, तो देखो ये जो एरिया है इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, और फिर से वही एफ वाई माइनस जी वाई। फंक्शन जो है ये एफ वाई जी वाई एफ एक्स जी एक्स, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस में रख रहा हूं, सिमिलरली उसी तरह से आपको रखना है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नहीं तो आप जहां भी फंक्शन को चेंज करेंगे और फॉर्मूला सेम रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत आ जाएगा, समझे ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना है, सिचुएशन क्या है, फंक्शन को किस तरफ रखना है और फॉर्मूला क्या होगा उसका, समझे। तो ये हो जाएगा इस क्लोज्ड एरिया का जो एरिया होगा वो हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई। क्लियर है। तो 8 डिफरेंट सिचुएशन थे आपका एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा 8 डिफरेंट सिचुएशन फॉर द एरिया बाउंडेड बाई सिंगल कर्व, है ना। तो ये जो 8 और 8 16 डिफरेंट सिचुएशंस आपको मिले, इन्हीं की मदद से आगे जो एरिया में चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज है, उनको हम लोग करेंगे और ये पूरा आपको मदद करते हैं, है ना। मतलब एरिया को हमने चीर फाड़ पूरी तरह से कर लिया है, समझे ना। अब इनका एप्लीकेशन करना है क्वेश्चन बनाने में। हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किस सिचुएशन में एरिया नेगेटिव होगा, किस सिचुएशन में एरिया पॉजिटिव होगा। कर्व का सिचुएशन इस तरह का होगा तो उसका एरिया किस तरह से निकालेंगे, सिंगल कर्व के लिए कौन कौन से सिचुएशन है, डबल कर्व से बाउंडेड एरिया के लिए कौन कौन से सिचुएशन है और उसमें किस प्रकार से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये सारी बातें हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आपको इसके अलावा जरूरत क्या पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस, है ना, और उसके ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन,
सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, है ना। तो इन सभी के स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होते हैं और उसका ग्राफ क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा ये सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के टर्म में ही आपका क्वेश्चन होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसके कर्व को आप ट्रेस करना सीख जाएंगे, या कैसा कर्व होता है उसका ये जान जाएंगे, तो क्वेश्चन बनाते समय जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे और उससे क्लोज्ड एरिया को फाइंड आउट करेंगे, वहां आपको मदद करेगा। समझ गए। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़े थे, है ना, कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के, है ना, उसको हम लोग जानेंगे, है ना। तो पहले आप इनको लिख लीजिए, फिर हम लोग स्टैंडर्ड कर्व्स और उसके जनरल इक्वेशन क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। लिखिए जरा। तो बच्चों चलिए हम लोग समझते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने पढ़ा है कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स, उसके इक्वेशन और उसके ग्राफ को समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। देखिए यहां पर मैं उसी ग्राफ को सिर्फ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है ना, जिसका एप्लीकेशन है एरिया में। अब यहां पर मैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड कर्व, उसके इक्वेशन और उसका ग्राफ की हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जिनका यूज है एरिया में। ओके। तो यहां पर एक टॉपिक लिख लीजिएगा, ग्राफ एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। ग्राफ एंड, यहां पर ऐसे लिखे, ग्राफ एंड इक्वेशन, ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड कर्व्स, सम स्टैंडर्ड कर्व्स। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन में आपने देखा होगा एक होता है आपका कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। तो ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इसका कर्व कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये आपका कर्व हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है। इसी का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है एस टी लाइन, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप वो होता है m, समझे। और यहां पर x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता है, और y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट काटता है। तो समझ गए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व किस प्रकार होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। क्लियर है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये आपका कर्व हो गया। क्लियर है। अब हमें दूसरा देखिए, दूसरा हमने पढ़ा है इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो देखिए दूसरा हमने एक कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1, y अपॉन b, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन, है ना। और इसका कर्व कैसा होता है बच्चा, देखिए यहां पर जो स्ट्रेट लाइन होगा वो x एक्सिस और y एक्सिस पर डिफरेंट a और b दो डिफरेंट इंटरसेप्ट काटता है। तो ये मान लीजिए कि x एक्सिस पर OA और y एक्सिस पर OB इंटरसेप्ट काटता है। OA जो है वो A है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट A है, और यहाँ OB जो है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये आपका B है। तो इस स्ट्रेट लाइन का, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसका इक्वेशन होता है y x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये था दो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों का ज्यादा एप्लीकेशन है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको स्टैंडर्ड जो कर्व्स है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है ये समझा रहे हैं। ठीक है ना। इनका एप्लीकेशन मिलेगा आपको जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन से इस दो कर्व का इक्वेशन और ग्राफ एकदम दिमाग में सेट कर लेना। इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होगा, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस प्रकार से होगा। अब हम लोग सर्किल के लिए करेंगे। देखिए तीसरा सर्किल का जो जनरल इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहां पर जो इसका सेंटर होता है, इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है ओरिजिन 0 0, समझ गए। और इसका जो रेडियस होता है वो आपका आर होता है। अब इसका कर्व कैसा होता है बच्चा? कर्व होता है, देखिए ये आपका सर्किल है और इसके सेंटर से होकर ये एक्सिस पास करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, ये सेंटर है और इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 और इसका रेडियस कितना हो जाएगा आर। तो इस सर्किल का इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है आर है। आई बात समझ में? चलिए अब एक सर्किल में एक और हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। एक होता है कि अगर आपके पास कोई सर्किल है और इसका सेंटर जो है एच के है और इसका रेडियस आर है, तो इस सर्किल का जो इक्वेशन होता है इसको आप ऐसा दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी जो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है सर्किल का, लेकिन सेंटर ओरिजिन से अब कहां पर आ जाता है एच के पर आ जाता है, ठीक है। यहां पर दिखा सकते हैं जहां पर सेंटर जो है इसका एच के है और रेडियस आपका रेडियस जो है वो आपका आर है, समझ गए। तो 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड कर्व्स देखा आपने, 2 स्ट्रेट लाइन में, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, और यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड कर्व्स है आपका सर्किल का, एक में सेंटर ओरिजिन हो और दूसरा में सेंटर एच के हो, तो उनका इक्वेशन क्या होगा और उसका ग्राफ क्या होगा, समझ गए। चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे और भी ग्राफ्स की चर्चा करेंगे, पहले इसको लिखिए। तो गाइस चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। स्ट्रेट लाइन में हमने देख लिया, सर्किल में हमने देख लिया जिनका यूज है ना। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो 4 हमने देख लिया था, 5वां देखिए। पाराबोला में जैसा कि आप जानते हैं कि इसके 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं। पहला होता है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये आपका जो पाराबोला होता है इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पाराबोला, और इसका जो कर्व होगा इस प्रकार से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसका जो वर्टेक्स होता है ए, ये आपका ओरिजिन 0 0 पर होता है, समझ गए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका राइट हैंडेड पाराबोला है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है 0 0 पर, है ना। चलिए, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पर देखते हैं। इसमें अब दूसरा होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, और ये जो होता है आपका लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, इस प्रकार से इसका भी जो वर्टेक्स ए है वो ओरिजिन पर ही होता है 0 0 पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर है। लेकिन इसका इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होता है, समझे। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, है ना, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, क्लियर है। तो 2 पाराबोला आपने देखा, दोनों का इक्वेशन, दोनों का कर्व। अब बाकी 2 और बचता है, एक अपवर्ड पाराबोला, एक होता है आपका डाउनवर्ड पाराबोला। तो देखिए अगला है आपका 7 नंबर में अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड पाराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये होता है आपका देखिए इस प्रकार से, ये आपका अपवर्ड पाराबोला है, इसका भी वर्टेक्स जो ए है वो 0 0 ही होता है, लेकिन इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर है। स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसका ग्राफ। चलो 8वां नंबर देखो, चौथा जो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, और ये इससे पहले वाला 7th देखिए, ये जो पाराबोला था इसको क्या बोलते थे, अपवर्ड पाराबोला, क्लियर है। अब जो मैं 8वां बता रहा हूं ये है आपका डाउनवर्ड पाराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पाराबोला,
ठीक है बच्चा। चलिए अब इसमें आपका जो पाराबोला है वो नीचे की तरफ खुलता है इस प्रकार से। इसका भी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन 0 0 ही होता है, लेकिन इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। समझे? डाउनवर्ड पाराबोला का वर्टेक्स, ये जो चारों स्टैंडर्ड पाराबोला है सबका वर्टेक्स ओरिजिन 0 0 ही होता है, लेकिन इनका शेप जो है 4 डिफरेंट तरीके से होता है। एक जो है राइट साइड में खुलता है तो इसको राइट हैंडेड पाराबोला बोलते हैं, इसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है। दूसरा लेफ्ट साइड में ये ओपन होता है तो इसको लेफ्ट हैंडेड पाराबोला बोलते हैं और इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। तीसरा होता है आपका अपवर्ड पाराबोला, ये ऊपर की तरफ खुलता है और इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। और चौथा आपका होता है डाउनवर्ड पाराबोला, ये नीचे की तरफ खुलता है और इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। समझ गए? चारों डिफरेंट स्टैंडर्ड पाराबोला के जो वर्टेक्स हैं वो सेम ही रहता है, लेकिन इक्वेशन और कर्व्स डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये पाराबोला हो गया, लिखिए इसको। इसके बाद इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में बता देता हूं। इन सारे कर्व्स का यूज होगा जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स के। ओके, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इलिप्स को और हाइपरबोला को, है ना। अभी हमने देखा किसका, स्ट्रेट लाइन का हो गया आपका, उसके बाद जो है सर्किल का हो गया और पाराबोला के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे किसके बारे में, इलिप्स के बारे में। तो 8 हो गए थे, अब 9वां में देखिए। 9वां है, अगर इलिप्स है आपका स्टैंडर्ड इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स इसको बोलते हैं। देखिए इस तरह से इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसके मेजर एक्सिस जो होते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और माइनर एक्सिस जो होगा इसका वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और इसका सेंटर भी 0 0 ही होता है, ओरिजिन पर ही। समझे ना? इसको बोलते हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, और ये इसका ग्राफ हो गया। क्लियर है बच्चा? चलिए इसमें दूसरा होता है आपका 10th नंबर, देखिए वर्टिकल इलिप्स। और वर्टिकल इलिप्स आपका इस प्रकार से होता है, इसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होता है। वर्टिकल इलिप्स में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग और माइनर एक्सिस जो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका सेंटर भी ओरिजिन होता है 0 0। लेकिन इसका इक्वेशन अब चेंज हो जाता है। अब इसका जो इक्वेशन होता है इसको हम सबसे पहले बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। मेजर एक्सिस के अलोंग, जो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो जाता है, और माइनर एक्सिस जो हो जाता है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाता है। समझे? आई बात समझ में? तो ये था आपका इलिप्स के बारे में। इसी प्रकार से आपके पास 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं हाइपरबोला के। ठीक है, और हाइपरबोला में 2 जो इक्वेशन है आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसको समझिए क्या होगा। देखिए अगला जो है 11th नंबर, इसको एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। नाम से आपको कुछ नहीं लेना है, बस आप इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए और इसका कर्व देखिए। ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इसका सेंटर भी ओरिजिन 0 0 ही होता है, लेकिन इसका जो इक्वेशन होगा आपका वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया, और इसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, और ये इसका ग्राफ हो गया। क्लियर है बच्चा? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। चलिए यहां पर आपका ये 2 वर्टेक्स हो जाएगा, A1 A2 लिख सकते हैं, और इसमें 2 फोकस होता है ना। इलिप्स में भी 2 फोकस होगा, हाइपरबोला में भी 2 फोकस होता है।
समझे ना। लेकिन पैराबोला में सिंगल फोकस होता है, समझे, क्योंकि वो एक ही साइड कर्व होता है, समझ गए ना। ये दोनों साइड कर्वेचर एरिया होता है इसका, इसलिए इसके दो फोकस होंगे। इसी तरह ये वर्टिकल भी होता है। 12 नंबर देखिए, वर्टिकल, वर्टिकल हाइपरबोला, हाइपरबोला है ना। और ये कैसा होगा बच्चा, देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खुलेगा ये। और इसका इस सेंटर जो है वो ओरिजिन 0 0 पर ही होता है। ये आपका A1 A2 हो गया, समझे ना, वर्टेक्स इसका। इसका जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, समझे। और इसका जो इक्वेशन है वो हो जाता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, समझ गए। तो यहां पर जो है 12 डिफरेंट स्टैंडर्ड कर्व हमने बताया और इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन बताए। ये 12 डिफरेंट जो कर्व्स हैं आपको क्वेश्चन बनाते समय, जब एरिया का क्वेश्चन बनाएंगे उस समय कर्व ट्रेसिंग में आपको मदद करेंगे, है ना। मतलब इक्वेशन के अनुसार उसका कर्व कैसा होगा ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाते समय, ये बहुत मदद करते हैं। ओके, तो देखिए एरिया में जो थ्योरी था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, समझ गए। एरिया में थ्योरी एक्चुअली था ही नहीं। ये जो अभी मैंने इतना सारा चीज बताया ये सिर्फ एनालिसिस करवाया आपका कि किस प्रकार से डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं एरिया निकालने में, और क्या क्या आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, समझे। और क्या किन किन चीजों की आपको मदद लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कर्व्स थे उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसकी मदद लेना पड़ेगा, और जो डिफरेंट सिचुएशन बताए उसकी मदद से हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके गाइस, तो ये जो था आपका एरिया में जो थोड़ा बहुत इसको थ्योरी समझिए या फिर आप जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन समझिए, है ना। तो ये जो चीर फाड़ हुआ है ये आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा और इनकी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। इसको आप बोल सकते हैं कि बेसिक नॉलेज है, समझे ना, जो कि एरिया फाइंड आउट करने में मदद करेगा। ओके, तो इसको लिख लीजिए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन बनाकर, ठीक है ना। आज एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, बाकी आप लोग आगे करिएगा। नेक्स्ट डे से एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आज वैसे भी बहुत सारा समय हो चुका है। ओके, तो लिखिए इसको, पहले लिखिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और सिर्फ शुरू ही करूंगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बस आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज जो है अब आपका शुरू होता है 8.1 और इसका पहला ही क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, और कर्व है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, है ना। ये दो लाइन है और ये आपका कर्व है, इनसे जो एरिया बाउंड होगा एंड एक्स एक्सिस भी दिया है। तो देखिए चार आपके पास कर्व है, एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दूसरा है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। इन चारों से जो एरिया बाउंड होगा उसका वैल्यू निकालना है, समझे। तो आप देखिए ये जो आपके पास कर्व दिया हुआ है मेन कर्व, ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म है, और ये किसका इक्वेशन है, ये आपका पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है। यहां पर अगर 4a का मान 1 रख दें तो यही इक्वेशन मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x मिलेगा ना। तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसका जो सेंटर होगा, मतलब जो वर्टेक्स होगा वो 0 0 ओरिजिन पर होगा। तो देखिए इसका इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से, है ना। कर्व जो है ये सेंटर जो वर्टेक्स है ओरिजिन 0 0 पर ही होगा, है ना। और लेकिन अब पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये है आपका x इज इक्वल टू 1 का लाइन, ये है आपका x इज इक्वल टू 4 का लाइन, है ना। और ये आपका पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो इससे जो एरिया बाउंड हुआ यही वाला एरिया बाउंड हुआ आपका, ये एरिया बाउंड हुआ ना। तो इसी एरिया को आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए अब हम लोग इस पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस से ऊपर का जो एरिया होगा
वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ आपका देख रहे हैं ये कर्व जो है पैराबोला का जो ये कर्व है ये आपका वेरी करता है 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 और कितना यहां पर हो जाएगा आपका fx dx। और fx dx क्या है समझिए बात को। fx dx क्या है बच्चा, देखिए y इज इक्वल टू fx होता है, लेकिन y स्क्वायर का वैल्यू है तो यहां से y निकाल सकते हैं। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा, है ना। तो fx का मान कितना हो गया, देयरफॉर fx का मान हो गया रूट एक्स। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 और रूट एक्स dx। क्लियर है। रूट को तोड़ेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो x के पावर 1/2 हो गया, फ्रॉम 1 to 4 हो गया dx, है ना। तो चलिए अब x के पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x to the power 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हो जाएगा 1 से 4। क्लियर है। तो देखिए तो इसी को लिख सकते हैं 3/2 बाहर 2/3, है ना। ये पलट जाएगा 2/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए और x के पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 1 से 4 और ये हो गया आपका देखिए कितना 2/3। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, है ना। तो 4 के पावर 3/2 करेंगे तो देखिए 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 तो 64 हो जाएगा। और फिर इसका पावर, है ना, 4 के पावर 3 किया, है ना, तो इतना हो गया। और फिर इसका पावर 1/2 कर दीजिए तो हो जाएगा ना 3/2। बोलिए देखो 3 इंटू 1/2 कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब 4 के पावर 3 हो गया 64 और इसका 1/2 मतलब रूट 64 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। तो ये हो गया आपका देखो 2/3 इंटू 8 माइनस और 1 के पावर चाहे कुछ भी रखेंगे 1 ही होगा। तो कितना वैल्यू हो गया इसका, देखिए ये वैल्यू हो गया 7। तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14/3 और ये आपका स्क्वायर यूनिट हो गया आंसर। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, समझे। तो इस प्रकार से हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो आपने देखा कि जो हमने स्टैंडर्ड कर्व पढ़ा था उसका एप्लीकेशन हुआ यहाँ पर, हुआ ना। तो वो जितने भी जो अभी हमने 12 स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा है, एरिया में एक्सरसाइज करते समय जो है सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन का एप्लीकेशन होगा, समझे। और जो डिफरेंट सिचुएशंस हमने बताए हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, उसका हम लोग डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करेगा कि एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है, नीचे है, या मतलब दो कर्व से बना है या सिंगल कर्व से बना है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में है या राइट में है, उसको डिसीजन मेकिंग में जो है ना हमें मदद करेगा क्वेश्चन बनाने में। ओके सो गाइज अब हम आगे क्वेश्चन इसमें नहीं बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखा दिया, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 8.1 कम से कम आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। एक्सरसाइज 8.1 में बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें क्वेश्चन 13 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 8.1 आप अटेम्प्ट करिएगा, जितना हो सके आप बनाएंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन जो है आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या करना है, पहले तो जितना भी आज हमने एरिया में आप थ्योरी समझिए या उसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना, या आप उसको, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल का किस प्रकार एरिया फाइंड आउट करने में एप्लीकेशन करते हैं, यह बात समझ के जो भी हमने पढ़ाया है उसको कम से कम 1-2 बार आप रिवीजन जरूर कीजिएगा और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 अटेम्प्ट करेंगे, है ना। जितना बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो हम हैं ही, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो नहीं बनेगा वो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसे शामिल कर लिया जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 बहुत छोटा है, 12-13 क्वेश्चन है, एक हमने उसमें बता ही दिया, तो आराम से आप बना सकते हैं। और जो है अपना डाउट जो भी हो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे भेज दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट क्लियर कर लें और समय बचे तो अगला एक्सरसाइज 8.2 भी किया जाए। ओके सो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और इसे उतार लीजिए, उतारिए।